जी बेटा, तो वी हैड स्टडीड वन थ्योरी ऑफ योर फोनोलॉजिकल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह हम फोनोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो एक थ्योरी हमने पढ़ ली थी। आज हम प्रोसोडिक एनालिसिस को पढ़ेंगे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 69। तो प्रोसोडिक एनालिसिस इन अदर एस्पेक्ट ऑफ फोनोलॉजी, it is concerned with phonological features like aspiration, nasalization, labialization, retroflexation, and palatalization. The study of suprasegmental features like stress, rhythm, intonation also forms a part of prosodic analysis. Examples of few prosodic features are given below. देखें, इसमें जो बोर्ड लिखा गया है चीज़ें, जो मतलब फोनोलॉजिकल फीचर्स हैं, वो है एस्पायरेशन है, नेजलाइजेशन है, लेबलाइजेशन है, रेट्रोफ्लेक्सेशन है और प्लेटलाइजेशन है। प्रोसोडिक एनालिसिस में इसके अलावा हम जो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स हैं, स्ट्रेस है, रिदम है और इंटोनेशन है, उसको भी स्टडी करते हैं। तो उनकी हम बाद में बात करते हैं। पहले ये आप देख लें, इसमें जो प्रोसोडिक एनालिसिस जो किया जाता है उनमें हम किन फीचर्स को देखते हैं। तो पहले है एस्पायरेशन। तो एस्पायरेशन में आप देखें कि तो एस्पायरेशन को हम देख रहे हैं कि द इंग्लिश वर्ड क्ले हैज़ वन एस्पायरेटेड क इन द फॉर्म ऑफ ख, यानी कि हम पढ़ते हैं ना एस्पायरेशन क्या होती है कि एस्पायरेटेड होता है कि एक दूसरा जो एक वर्ड, एक फोनीम का जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी हालत होती है, तो ये क तो होती है लेकिन ख भी होती है। अब क्ले में ये खले है, बट द एस्पायरेशन अफेक्ट्स द फॉलोइंग ल ऑल्सो एंड डी वॉइसेस इट टू लो, तो इट कैन देयर फोर बी डिस्क्राइब्ड एज ह प्रोसडी। तो इसको हम ह प्रोसडी कहेंगे कि ह का जो इफेक्ट है वो इसमें ज़्यादा है, यानी क्ले आप बोलेंगे तो ह साउंड इसमें खले। आप देखेंगे कि ह साउंड आपके गले के पीछे से प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम ह प्रोसडी कहते हैं। नेजलाइजेशन देखें, द इंग्लिश वर्ड यूजिंग सिंग हैज़ इंसिडेंटल nasalization of vowel under the influence of the nasal consonant after it. तो nasalization can therefore be described as prosody in this kind of syllable. तो देखें, ये जो sing का वर्ड है, इसमें जो है वो भी सिंग जो है वो इंग ई आवाज़ उस तरह पूरी तरह बोली नहीं जाती, बल्कि ये जो इंग का इफ़ेक्ट है वो उस पर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो साउंड है वो भी नेजलाइज्ड हो जाती है। दूसरी बात हो गई, यानी पहले हमने देखा कि क्ले है, तो वो क्ले में हालांकि ह साउंड वैसे नहीं है, लेकिन वो एस्पायरेटेड इफेक्ट की वजह से इसको हम बोलते वक्त गले के पीछे से प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले में खले है, इसमें जो ह साउंड है वो प्रोसडी है, और नेजलाइजेशन में क्या हुआ कि उसमें ह साउंड है जो वो उसकी प्रोसडी है, और इसमें नेजलाइजेशन की प्रोसडी है कि नेजलाइजेशन हावी हो गई, हालांकि जो वाउल साउंड थी उस पर भी। तो सिंग में हम उसको कम बोलते हैं, साउंड जो नेजल साउंड है उसको ज़्यादा प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। इस तरह देखें लिप राउंडिंग, द इंग्लिश वर्ड क्वाइट हैज़ लिप राउंडिंग फॉर क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग व। अब देखें ये वर्ड देखें, क्वाइट शुरू तो हो रहा है क साउंड से, लेकिन ये उसके इन्फ्लुएंस की वजह से अगला जो आपकी साउंड है वह, उसकी वजह से हमें लिप्स को राउंड करना पड़ता है। वी हैव हियर एन एग्जाम्पल ऑफ व प्रोसडी, यानी प्रोसडी क्या है कि आपकी एक चीज़ दूसरी पे हावी हो गई। पहले में हमने देखा कि ह साउंड हो गई एस्पायरेशन में, नेजलाइजेशन में नेजल साउंड हावी हो गई, ये जो सिंग में हमने पढ़ा था। और लिप राउंडिंग क्या है कि क साउंड पे
क्वाइट को बोलने के लिए हमें अपने लिप्स को पहले से ही राउंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है व प्रोसडी हो गई। अब होगी जनाब आपकी प्लेटलाइजेशन। प्लेटलाइजेशन क्या है? द इंग्लिश वर्ड की, जिसका मानी उर्दू में चाबी होता है, हैज़ अ प्लेटल इंस्टेड ऑफ व्हीलर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलोइंग ई साउंड। तो देखें, इसको प्रोनाउंस करते हुए हमारी आवाज़ पीछे से आनी चाहिए, जिस तरह क साउंड में होता है, लेकिन ये की हम बोलते हैं तो ये फ्रंट से बोल रहे हैं, दांतों के करीब से, ना के नीचे गले से। तो इसमें फिर क्या हुआ कि ये इसे होना तो व्हीलर चाहिए, लेकिन ये प्लेटल है, यानी कि गले के पिछले हिस्से से प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन ये हमारे तालू वाले हिस्से से इसे हम प्रोनाउंस करते हैं। तो दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ई प्रोसडी। तो लास्ट है बेटा एक्सेंट। Accent on a particular syllable in a word can be taken as prosody. For example, the English word ago has the accent on the second syllable, यानी पहला है, दूसरा गो है। तो अगो हम यानी गो पे ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन आर आल्सो प्रोसोडिक फीचर्स। तो ये क्या होते हैं? स्ट्रेस होता है कि देखें, सिलेबल का मैंने आपको बताया कि सिलेबल एक ऐसी साउंड है जो आपकी ज़ुबान की एक ही हरकत से, विद वन मोमेंट ऑफ योर टंग, उससे हम अदा कर लेते हैं। तो जिसमें हमने बात की कि मोनोसिलेबल भी होते हैं, डाइसिलेबल भी होते हैं, ट्राइसिलेबल भी होते हैं वर्ड्स। अक्टूबर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो इसमें 3 सिलेबल है, अक्टूबर। अच्छा, तो इसमें स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस ये होता है बेटा कि कौन सा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। तो अक्टूबर में आप देखेंगे जो दूसरा है अक्टूबर, अक्टूबर, जो दूसरा सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। तो इसी तरह आप अगर देखेंगे रिदम क्या होता है कि द वर्ड्स आर कमिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में आएंगे तो फिर वो रिदम हो। तो ये जो हैं ये सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स हैं फोनोलॉजी के, यानी कि एनालिसिस के लिए, जो हमने इसके लेक्चर के शुरू में, यानी कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं प्रोसोडिक एनालिसिस की, इसमें डिस्कस किया था बेटा। तो जो सिलेबल है वो उसको मैंने आपको बता दिया। तो स्ट्रेस क्या होती है कि कौन सा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है, यानी उस पर हमने ज़ोर दे के पढ़ना है। मुअक्कद भी कहते हैं इसे उर्दू या अरबी में। तो ये देखें, 1 सिलेबल वाला जो स्ट्रेस है वो तो हो गया। 2 सिलेबल देखें ज़रा, जैसे पेंटर है वर्ड, पेंटर, मुसव्वर जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो पहला पेन, पेन टर, 2 सिलेबल से मिलके बना। तो पहला जो पेन है, पहला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है। इसी तरह पेंसिल में आप देखें तो पेन सिल, 2 सिलेबल हुए, पेन सिल। तो पेन वाला जो पहला सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। इस तरह होता है वुमेन, तो वू जो है वो स्ट्रेस्ड है। ड्राइंग देखें तो ड्रॉ इंग, तो पहला है जो वो स्ट्रेस्ड है। इसी तरह आप रैकर्ड देखेंगे तो रैकर्ड, इसमें दूसरा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है। इसी तरह आप देखें जी 12, तो ट्वेल्व, 2 हैं। ट जो है पहला सिलेबल है, लेकिन दूसरा जो सिलेबल 12 है वो स्ट्रेस्ड है। तो ये बेटा स्ट्रेस होती है कि जितने भी मतलब सिलेबल्स हैं एक वर्ड में, उनमें कोई ऐसा होता है जो कि स्ट्रेस्ड होता है। अब देखें जो फिलॉसफी वर्ड है, फिलॉसफी, इसमें फिलॉसफी 3 है, तो जो मिडल है जिसे आप सेकंड भी कह सकते हैं वो भी स्ट्रेस्ड है। तो फिलॉसफी 4 है, सॉरी 4 हैं, तो इसमें जो सेकंड है लो वाला वो स्ट्रेस्ड है। तो ये तो हो गया जनाब आपका। पहले हमने सिलेबल की बात की कि ऐसी साउंड या ऐसा हिस्सा किसी फिक्रे का या ऐसा वर्ड जो कि हमारी ज़ुबान के एक ही मूवमेंट से अदा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सिलेबल। और स्ट्रेस पे अभी हमने बात कर ली। सिलेबल की बहरहाल आप डेफिनेशन लिख लें कि अ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन
PRONUNCIATION, a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants. इर्द गिर्द उसके हों या ना हो कॉन्सोनेंट, डिफरेंट हो सकता है. फॉर्मिंग द होल और पार्ट ऑफ अ वर्ड, ये होल भी हो सकता है या एक हिस्सा भी हो सकता है. मतलब मोनोसिलेबल होंगे तो होल हो जाएगा, उससे ज़्यादा होंगे 2 या 3 तो फिर वो मतलब उसे हम फिर पार्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 syllables इन वाटर एंड 3 इन इनफर्नो. वाटर पानी होता है, वाटर 2 है, और जो इनफर्नो है इसमें 3 है. इनफर्नो जहन्नुम को कहते हैं, दोज़ख को कहते हैं. तो सिलेबल हो गया जनाब आपका. और स्ट्रेस पे हमने बात. अब देखें नेक्स्ट जो रिदम है वो यही होता है कि किस पैटर्न से हम चलेंगे कि ज़ाहिर है एक सिलेबल स्ट्रेस्ड है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड है. तो इस की जो हम अरेंजमेंट करते हैं ख़ास तौर पे ऐसा पोइट्री में होता है. लैंग्वेज में भी ऑब्वियसली स्पोकन उसी को हम पढ़ रहे हैं लिंग्विस्टिक्स में, लेकिन ये ज़्यादातर एलिमेंट आप पोइट्री में देखेंगे. ब्लैंक वर्स होती है एक, जो शेक्सपियर ने भी यूज़ की और दूसरे पोइट्स ने भी, अब कम इस्तेमाल करते हैं, पहले बहुत इस्तेमाल होती थी. तो वो उसका रिदम क्या होता है कि ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एक तरतीब से आते हैं. ब्लैंक वर्स में क्या होता है कि एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है. तो सिलेबल में स्ट्रेस को कैसे अरेंज किया गया है आपने फ़िक्रे बनाते हुए, वो जो होता है उसे हम रिदम कहते हैं. नेक्स्ट आ गई जनाब हमारी इंटोनेशन. तो इंटोनेशन क्या है कि जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो इंटोनेशन राइज एंड फॉल होता है. तो इसको आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटोनेशन इज़ द वे द पिच ऑफ योर वॉइस गोज़ अप एंड डाउन. Intonation is the way the pitch of your voice goes up and down as you talk or reciting something by singing. Singing में especially होता है, लेकिन देखें जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारे लहजे से पता चलता है कि हमारा मीनिंग क्या है. तो इंटोनेशन इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि हमारी आवाज़ जो है वो कहाँ पे राइज़ कर रही है और कहाँ पे फॉल कर रही है. तो इसकी मदद से हमें पता चलता है कि एक ही बात को जब हम कर रहे होते हैं तो उस लहजे से हमारा मीनिंग क्या होता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अस नो दैट व्हाट एक्चुअली द पर्सन इज़ सेइंग. सो दिस इज़ इट फॉर दिस थ्योरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोनेमिक्स. तो फोनेमिक्स को पढ़ते हैं. दिस इज़ पेज नंबर 70. Another approach to phonology is based on phonemics, according to which the discovery of phonemes, the minimal distinctive sound units of a language, is done by forming minimal pairs. Minimal pairs के बारे में हम पीछे पढ़ आए हैं. यानी इसमें ये होता है कि एक साउंड को बदलने से वर्ड बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है. सुन लें ज़रा फिर एग्जांपल्स. राइट है लाइट, राइट लाइट. ग्रो ग्लो, कलेक्ट correct. Link, rink. Lice, rice. Root, loot. Royal, loyal. तो ये मिनिमल पेयर्स हैं. तो इसमें जो अभी हम स्टडी कर रहे थे वो ये था कि वो क्या है, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन फोनीम बाय अनदर विच कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन मीनिंग. तो डेफिनेटली मीनिंग चेंज हो जाता है एक फोनीम को ही बदलने से. जैसे रॉयल और लॉयल है, आप समझ सकते हैं कि र और ल साउंड इनकी सब्स्टिट्यूशन हुई है और उससे मीनिंग ही बदल जाते हैं. ईच फोनीम हाउएवर मे हैव स्लाइटली डिफरेंट फोनेटिक रियलाइजेशन कॉल्ड एलोफोन्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स. तो एलोफोन्स क्या होते हैं ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ आए हैं. जैसे हमने वो एग्जांपल पढ़ी थी पिन वाली, कि कोई भी जो फोनीम होता है, एक सिंगल फोनीम, वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है. उसमें हमने पहले ख और क की एग्जांपल ली. तो अभी प में आप देख लें, एक फ साउंड होती है, एक प साउंड होती है. वो पिन और स्पिन वाली एग्जांपल को हमने इसमें डिस्कस किया था. तो
मोस्ट फोनोलॉजिकल थेरीज आर बेस्ड ऑन फोनेमिक्स। तो इसमें ये है कि जितने भी फोनीम्स डिस्कवर हुए हैं वो मिनिमल पेयर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है कि वो मिलती जुलती आवाज़ें होती हैं, लेकिन एक फोनीम को जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो फिर वो वर्ड बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो ज़्यादातर थेरीज इसी चीज़ पे बेस करती हैं कि हाउ वी आर चेंजिंग द फोनीम एंड हाउ द मीनिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट। Some linguists restrict the use of term phoneme to segments of human sounds only and analyze what are called suprasegmental or prosodic features separately. The most important of suprasegmental features are length, यानी कि उसमें syllables हैं और stress feet है, stress है and pitch है. Other linguists extend to use the term phoneme to cover all distinctive sound features including levels of stress, level of pitch and types of juncture. तो इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रा सेगमेंटल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जबकि दूसरे कहते हैं कि जो फनीम है उसमें तमाम जो डिस्टिंक्टिव साउंड फीचर्स होते हैं या लेवल उसमें शामिल होते हैं, जैसे स्ट्रेस है और पिच है और जंक्चर है। तो वो क्या है कि वो कहते हैं कि जो टर्म है फोनीम उसके जो सेगमेंट्स हैं वो सिर्फ साउंड तक ही काफ़ी हैं और उससे सुप्रा सेगमेंटल या प्रोसैडिक फीचर उनको वो सेपरेटली लगते हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये एक है, लेकिन ये फोनेमिक्स का जो पहला हिस्सा है वो आपको समझना चाहिए कि वो फोनीम वो बेस है और उससे वो बनते हैं मिनिमल पेयर्स। तो मिनिमल पेयर्स कैसे बनते हैं कि उनकी वजह से वी गेट अ चेंज इन द मीनिंग। तो कोई भी जो फोनीम होता है वो उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट फोनेटिक रियलाइजेशन, यानी कि उसके अंदर साउंड के अंदर चेंज होती है, उसको हम एलोफोन्स कहते हैं कि प और फ या क या ख की जो एग्जांपल्स मुख्तलिफ जगह पे वो जो इस्तेमाल होती हैं इसको हमने देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ इट विच इज़ डिस्टिंक्टिव फीचर्स थ्योरी।